हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी पढ़ने से पहले आप ये पक्का कर लेना कि आपको ग्रुप थ्योरी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छी तरह आते हों, क्योंकि ग्रुप थ्योरी के बेस पे ही हम रिंग थ्योरी को पूरा पढ़ते हैं। ग्रुप थ्योरी हमारी बहुत काम आती है इसमें। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं रिंग एंड इट्स टाइप, रिंग और इसके प्रकार, फिर इसमें कम्यूटेटिव रिंग, रिंग विद यूनिटी, रिंग विद जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर, फिर इंटीग्रल डोमेन, पूर्णांकीय प्रांत, रिंग की यूनिट, आइडेम्पोटेंट रिंग, पी रिंग, फिर इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, फिर डिवीजन रिंग, और इससे आगे आने वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम अगली वीडियोज़ में देखेंगे। तो इनकी एक अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी रिंग थ्योरी की, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रिंग थ्योरी पढ़ने से पहले क्या हम थोड़ा सा एक द्विचर संक्रिया या बाइनरी ऑपरेशन के बारे में देख लेते हैं। कोई संक्रिया या ऑपरेशन दिए गए सेट के लिए द्विचर संक्रिया कहलाती है यदि यह समवर्तता के गुण को रखती है। मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी अगर होल्ड करती है कोई भी संक्रिया या ऑपरेशन, तो उसे हम बाइनरी ऑपरेशन कह देते हैं। अर्थात समुच्चय के दो अवयवों पर लगाएं उस संक्रिया को और समुच्चय का ही अवयव मिले, जो हम नॉर्मली जानते हैं। तो जेड के लिए प्लस द्विचर संक्रिया है, क्योंकि जेड के दो एलिमेंट्स लें और उनके बीच में प्लस लगाएं तो वो वापस वो जेड में ही मिलते हैं। अब आइए रिंग की डेफिनेशन। रिंग की जो डेफिनेशन होती है, हम ग्रुप को डिफाइन करते हैं जैसे आर और प्लस, केवल एक संक्रिया के साथ हम ग्रुप को डिफाइन कर देते हैं, जबकि हम दो संक्रियाओं के साथ उसी ग्रुप के जो सेट है उसके साथ हम दो संक्रिया लगा दें, एक तो वही ग्रुप की प्लस वाली और एक डॉट। इसको हम आर प्लस डॉट को रिंग कहते हैं। यहाँ पे प्लस और डॉट क्या है, ये तो पहली संक्रिया होगी, यह दूसरी संक्रिया होगी। इस तरह हम इसको देखेंगे। अधिकतर में हम प्लस और मल्टीप्लिकेशन ही काम में लेंगे, लेकिन कुछ रिंग्स ऐसी होती हैं जिनमें हम डिफरेंट ऑपरेशंस यूज करते हैं। तो अब देखिए कि आर प्लस डॉट प्रकार की बीजीय संरचना या एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमारी रिंग कहलाती है। यदि कब कहलाती है कि ये क्या प्रॉपर्टी होल्ड करे, कि पहला तो है कि आर प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप बनाए और आर डॉट के साथ सेमी ग्रुप बनाए। एंड एक थर्ड प्रॉपर्टी और है कि जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी प्लस पर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब गुणन की योग पर बंटनता, अगर भाषा में इसको बोला जाए। तो पहला क्या, अब आर प्लस डॉट को रिंग कब कहेंगे, तब आर प्लस एक क्रम विनिमय या अबेलियन समूह हो। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होल्ड करे, आर डॉट एक सेमी ग्रुप हो। अब देखिए आबेली समूह में कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड हो गई, समवर्तता, साचर्यता, तत्समक, प्रतिलोम एंड कम्यूटेटिव, क्रम विनिमयता। और सेमी ग्रुप में क्या हो गई, समवर्तता और साचर्यता, मतलब क्लोजर एंड एसोसिएटिव, दो प्रॉपर्टी ये हो गई। और तीसरी क्या है, गुणन योग पर बंटन को संतुष्ट करता हो, या इसे हम इजी और सरल भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, गुणन की योग पर बंटनता मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होल्ड हो, तो हम क्या कह देंगे, इसको एक रिंग कह देंगे। अब इसमें है जो आर प्लस एक आबेली ग्रुप है, तो इसमें 5 प्रॉपर्टी अपने आप ही इंक्लूड हो गई। आर डॉट सेमी ग्रुप बोल दिए तो 2 प्रॉपर्टी इसमें होल्ड हो गई, एक प्रॉपर्टी इसमें, वो कौन कौन सी है देखते हैं। क्योंकि हमें बोल दिया गया है कि आर प्लस आबेली ग्रुप हो। आबेली ग्रुप में कौन सी होती है, समवर्तता, क्लोजर, सहचारी, एसोसिएटिव एंड तत्समक का अस्तित्व, आइडेंटिटी एंड प्रतिलोम, इनवर्स एलिमेंट सबका, और क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव। तो ये प्रॉपर्टीज तो आ गई केवल एक नियम में, ये रूल है इसमें आ गई ये 5 प्रॉपर्टी। सेकंड में सेमी ग्रुप मतलब क्लोजर एंड एसोसिएटिव, ये 2 प्रॉपर्टी इसमें आ गई। एंड जो थर्ड प्रॉपर्टी थी वो हमारी ये थी, गुणन की योग पर बंटनता, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन प्लस होल्ड्स। तो हमने रिंग की डेफिनेशन पढ़ ली। अब देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि जेड प्लस डॉट एक वलय है या नहीं, मतलब ये रिंग है या नहीं। तो हम पहले क्या देखते हैं कि जेड प्लस के लिए अबेलियन समूह बनाना चाहिए। वैसे हम जानते हैं कि जेड प्लस के लिए अबेलियन समूह बनाता है, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको
वैसे देख लेते हैं ये वास्तव में प्रूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। माना ए और बी बिलोंग्स टू जेड, मतलब जेड में से कोई दो एलिमेंट ले और उनको जोड़ें तो वो वापस जेड में ही आते हैं, तो प्लस के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। फिर एसोसिएटिव देखते हैं, ए बी सी तीन एलिमेंट लें, इनको चाहे किसी भी तरीके से हम जोड़ें वो वापस सेम ही रहते हैं, चाहे आगे पीछे करके कैसे भी जोड़ लें तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो जाती है। आइडेंटिटी एलिमेंट जेड के प्लस के लिए जीरो सॉरी एग्जिस्ट करता है, तो वो और हर एलिमेंट के लिए करता है, तो क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट तो सिंगल ही होता है ना, एक ही होता है पूरे सेट में, तो आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो इसमें है। इन्वर्स प्रत्येक जेड के प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। कैसे करता है कि मान लीजिए ए बिलोंग्स टू जेड होगा तब माइनस ए बिलोंग्स टू जेड अवश्य होगा, और ऐसा होगा कि दोनों को हम ऐड करें तो जीरो आ जाए। जैसे एग्जांपल मान लीजिए 2 हमारे पास है तो एक इसका इन्वर्स क्या होगा -2, ऐसा होगा कि इनको जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा, अतः 2 का प्रतिलोम -2। और -5 अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट है तो उसका -5 मतलब 5 ऐसा होगा कि उसको जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा। अतः और एक एग्जाम्पल लेके देखा है तो हर एलिमेंट के लिए इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। फिर क्या आता है, कम्यूटेटिव भी होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि जेड प्लस क्या होगा अबेलियन ग्रुप, तो जो भी लेंगे तो वो प्लस अबेलियन हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। जेड डॉट सेमी ग्रुप होना चाहिए, तो सेमी ग्रुप होगा क्लोजर और सहचारी होता है, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो सहचारी होता है जेड में, और ये क्लोजर भी होता है। गुणन की योग प्रबंटनता, गुणन की योग प्रबंटनता का मतलब होता है कि जैसे a प्लस बी है और a डॉट करें तो ये गुणन आगे जाके इसमें मल्टीप्लाई हो और इस पर भी बट जाए, वैसे ही देखो बट गया ना ये दोनों पर, तो इसको जैसे एलिमेंट लेके हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो z प्लस डॉट एक रिंग है। अब आते हैं कि जो रिंग्स होती हैं वो अलग अलग, अगर प्रॉपर्टी रिंग होनी चाहिए उसमें कोई एक प्रॉपर्टी इंक्लूड हो जाएगी तो हम उसे कौन सी रिंग कहेंगे, फिर कौन सी रिंग कहेंगे। अब देखिए प्लस के लिए तो क्या है कि अबेलियन तक सारी प्रॉपर्टीज होल्ड हो रखी हैं, तो प्लस पे हम बात नहीं करते, इसलिए कोई भी रिंग का टाइप आता है तो इसलिए उसके लिए हम डॉट पे बात करते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन पे। क्रम विनिमय वाला या कम्यूटेटिव रिंग किसको कहते हैं, यदि डॉट संक्रिया या सेकंड संक्रिया के लिए आर क्रम विनिमय हो जाए, अर्थात आर डॉट क्रम विनिमय हो, तो हम कह देंगे कि जो वलय है, जो रिंग है वो क्रम विनिमय वलय होती है। क्योंकि आर डॉट के लिए हम केवल संवृत्ता और सहचारी होते ही उसको रिंग बोल देते हैं, अगर उसके साथ डॉट क्रम विनिमय भी हो गया तो उसको हम बोल देंगे कम्यूटेटिव रिंग या क्रम विनिमय वलय। अब कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी कैसे दिखाते हैं, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। एग्जाम्पल जेड प्लस डॉट आर प्लस डॉट, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर्स पे और इंटीजर्स पे कम्यूटेटिव होता है। फिर आता है तो तत्समा की वलय या रिंग विद यूनिटी। यूनिट और यूनिटी में अंतर है, ये आपको आगे पता चलेगा, अभी तो यूनिटी पे बात कर रहे हैं हम। यूनिट अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसका बिल्कुल साफ अर्थ अलग है, तो अभी यूनिटी पे बात कर लेते हैं। तत्सम की वलय मतलब रिंग विद यूनिटी, इकाई सहित वलय किसको कहते हैं, क्योंकि हम डॉट पे बात करेंगे, अगर उसका डॉट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा हो तो हम कह देंगे कि वह रिंग विद यूनिटी है, मतलब तत्सम की वलय है या इकाई सहित वलय है। यदि डॉट के लिए तत्समक अवयव उपस्थित हो तो आर में, तो आर को आर प्लस डॉट तत्सम की वलय कहलाती है। जैसे जेड प्लस डॉट, अब डॉट के लिए तत्समक अवयव क्या होता है 1, तो 1 इसमें है का डॉट के लिए तत्समक अवयव 1 है जो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये जेड प्लस डॉट क्या हो गई, तत्सम की वलय या रिंग विद यूनिटी या इकाई सहित वलय। अब आती है शून्य भाजक सहित और शून्य भाजक रहित, मतलब रिंग विद जीरो डिवाइजर और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। तो इनका जो डेफिनेशन है उसी से हम क्लियर करेंगे कि देखिए यदि आर प्लस डॉट रिंग है तथा रिंग के कोई भी हम 2 नॉन जीरो एलिमेंट लें और उनमें डॉट प्रोडक्ट करें और वो जीरो आ जाए, मतलब ए और बी दोनों जीरो नहीं है, और जीरो क्या है, प्लस की आइडेंटिटी। ए और बी दोनों जीरो नहीं है, लेकिन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें, मतलब मल्टीप्लाई का मतलब है कि सेकंड जो हम ऑपरेशन लगाएं तो वो जीरो आ जाए, तो कहेंगे रिंग इज विद जीरो डिवाइजर, रिंग को जीरो डिवाइजर कहेंगे। और इसमें देखो ऐसे लॉजिक देखा जाए तो क्योंकि ए डॉट बी बराबर जीरो है, ये जीरो नहीं है, इसीलिए इसको हम जीरो के नीचे भेज सकते हैं। अगर ये जीरो हो जाता तो 0/0 क्या बन जाती, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, तो उसको नहीं लेते, इसलिए जीरो डिवाइजर क्या है कि जीरो के भाग दे सकते हैं इसमें,
ऐसे 0 में b का भाग दे सकते हैं, 0 में a का भी भाग दे सकते हैं, इसलिए वो जीरो विद जीरो डिवाइजर है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल है Z12 + 12 मल्टीप्लिकेशन 12। अब जो प्लस और डॉट ले रहे थे यहाँ पे क्या हो गया, ये फर्स्ट प्लस की जगह काम कर रही है फर्स्ट, और ये सेकंड प्लस और डॉट, ऐसे मतलब संक्रियाएं हैं जो अलग अलग, ऑपरेशन है जो अलग अलग हो गए। तो इसमें देखिए 3 और 4 इसमें हैं Z12 में, दोनों नॉन जीरो हैं, लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन करके जो सेकंड ऑपरेशन हम लगाएंगे तो 3 चौक 12, 12 में 12 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा 0, इसलिए 0 आ गया। तो ये क्या हो जाएगी, रिंग विद जीरो डिवाइजर, शून्य भाजक सहित वलय। ठीक है, अब अगली डेफिनेशन आती है शून्य भाजक रहित वलय की। तो इसमें क्या होगा, कोई एक जीरो हो जाएगा। वही देखते हैं कि वलय आर प्लस डॉट में यदि ए बी बिलोंग्स टू आर हो तथा ए डॉट बी बराबर जीरो हो, ए डॉट बी बराबर जीरो हो, तो या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, तो हम आर प्लस डॉट को विदाउट जीरो डिवाइजर कहेंगे या शून्य भाजक रहित कहेंगे। अब शून्य भाजक रहित क्यों कहेंगे, यदि ए जीरो हो गया तो इसको हम इसके नीचे नहीं लिख सकते, मतलब ये इसका डिवीजन इसमें भाग नहीं दे सकते इसका, इसलिए विदाउट जीरो डिवाइजर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर बी जीरो हो गया तो 0/0 क्या फॉर्म बन जाएगी, इनडिटर्मिनेंट, तो इसलिए जीरो में भाग नहीं दे सकते उनका। तो अब देख लीजिए शून्य भाजक रहित के लिए एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, Z5 + 5.5। इसमें क्या लेंगे, इसमें कोई भी ऐसे दो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं कि उनका जो सेकंड ऑपरेशन हम लगाएं उनका जीरो आ जाए और दोनों जीरो ना हो, ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए हम इसको कह देंगे कि ये शून्य भाजक रहित वलय है। क्योंकि Z5 में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 0, 1, 2, 3 और 4 तक। अब दो कोई भी मल्टीप्लाई करें और उसमें भाग दें तो वो जीरो नहीं आएगा, क्योंकि 4 दूनी 8, 8 में 5 का भाग देंगे तो 3 शेष। फिर और भी दो एलिमेंट्स देख लीजिए, जब तक हम जीरो को मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे तब तक जीरो नहीं आएगा सेकंड ऑपरेशन में, तो इसलिए इसको रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर कहते हैं। अब देखिए आगे डेफिनेशन है नल रिंग। नल रिंग किसको बोलते हैं, अगर उसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, और कौन सा एलिमेंट हो, प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हम कह देंगे कि इसको यह नल रिंग है जहां प्लस जीरो क्या है, प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्सम का अवयव है। अब देखिए ZP + P.P ये क्या है, एक रिंग है जहां P प्राइम है, तो यह शून्य भाजक रहित विदाउट जीरो डिवाइजर रिंग है। ठीक है, और Zn + N.N जहां n प्राइम नहीं है और n 1 से बड़ा या 1 के बराबर है तो शून्य भाजक सहित होगा। बस यहाँ पे ZP हो गया तो शून्य भाजक रहित हो जाएगा, P नहीं है तो ये शून्य भाजक सहित या विद जीरो डिवाइजर रिंग कहलाएगी। अब देखिए इसके बाद में आता है इंटीग्रल डोमेन या पूर्णांकीय प्रांत। पूर्णांकीय प्रांत किसको कहते हैं, तो इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम एक फ्लो में अच्छी तरह याद रहती है ये, कि एक वलय यदि इकाई सहित शून्य भाजक रहित क्रम विनिमय वलय हो, इस तरह इसको याद रखते हैं। पूर्णांकीय प्रांत किसको बोलते हैं, इकाई सहित शून्यवाचक रहित क्रम विनिमय वलय को। तो देखिए अब क्या पढ़ते हैं कि एक वलय यदि इकाई सहित व शून्य भाजक रहित हो, साथ ही वह गुणन क्रम विनिमय हो, तो यह पूर्णांकीय प्रांत कहलाता है या इंटीग्रल डोमेन कहलाता है। तो क्या हो गया, रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर एंड कम्यूटेटिव इज इंटीग्रल डोमेन। Z+. सभी ZP + P और .P ये क्या होते हैं, पूर्णांकीय प्रांत होते हैं। क्योंकि देखिए इसमें इकाई सहित है, मतलब इकाई सहित का मतलब डॉट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। शून्य भाजक रहित है, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जिसका हम मल्टीप्लिकेशन करें और वो जीरो आ जाए पर दोनों हमारे नॉन जीरो हों, ऐसा कभी जेड में कोई ऐसा नहीं हो। जेड में अगर ए और बी करके हम जीरो ला रहे हैं तो हमारा कम से कम किसी एक न एक को जीरो होना पड़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं इकाई सहित शून्य भाजक रहित इन सबको। तो ये क्या हो जाते हैं, ये पूर्णांकीय प्रांत हो जाते हैं या इंटीग्रल डोमेन हो जाते हैं। फिर आती है बूलियन रिंग या बूलियन वलय, इसको बोलते हैं वर्ग सम वलय या आइडेम्पोटेंट रिंग। आइडेम्पोटेंट का हम जानते हैं कि a² बराबर a को हम आइडेम्पोटेंट एलिमेंट बोलते हैं। एक वलय या रिंग बूलियन कहलाती है यदि प्रत्येक अवयव क्या हो, आइडेम्पोटेंट हो या सक्षम हो, अर्थात फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r a² बराबर r। तो इसको क्या कहेंगे, बूलियन वलय या वर्ग सम वलय या
आइडेम्पोटेंट रिंग। ठीक है, अब देखिए पी रिंग किसको बोलेंगे? आइडेम्पोटेंट रिंग में तो क्या था, ए स्क्वायर बराबर है। अब जिसमें ए की पावर पी बराबर ए हो जाए तो उसको पी रिंग बोल देंगे। और साथ ही क्या होना चाहिए, पी ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको बोल देंगे पी रिंग। अब देखिए, अब हम आगे पढ़ते हैं। कि अब जैसे हमने जीरो डिवाइजर देखे हैं, तो Z6 में जीरो डिवाइजर्स कौन कौन से होंगे? अब जीरो डिवाइजर्स का हमें मतलब मालूम होगा, डेफिनेशन पता होगी, तो हम इजीली इसको निकाल सकते हैं। पहले तो हम Z6 के सभी एलिमेंट लिखेंगे, लिख लिए। अब जो जीरो डिवाइजर हमें देखना है, तो जीरो डिवाइजर्स में क्या होता है, ए डॉट बी बराबर 0 होना चाहिए, जहां दोनों जीरो नहीं हो। ठीक है, डॉट क्या है, जो सेकंड ऑपरेशन जो है, वो सेकंड ऑपरेशन क्या है। अब Z6 है तो इसमें कैसे लिखेंगे इसको, Z6 + 6 डॉट 6, इस तरह ये रिंग बनाता है। वहाँ सीधा Z6 भी लिख के दे सकता है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि Z6 + 6 और डॉट 6 के साथ, मतलब प्लस मॉड्यूलो 6 एंड डॉट मॉड्यूलो 6 के साथ रिंग बनाता है। ठीक है, तो जीरो डिवाइजर्स कैसे करेंगे, ए बी लेंगे कोई दो एलिमेंट, वो Z6 में हो और इस प्रकार हो कि इनमें A.6B = 0 पर दोनों जीरो नहीं हो। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, हम देखेंगे कि 2 को जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों जीरो नहीं है, लेकिन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं .6, तो क्या हो जाएगा, 6 में 6 का भाग देंगे तो 0, इसलिए 2 और 3 इसमें आ जाएंगे। अब वैसे ही 4 का मल्टीप्लिकेशन 3 से करेंगे तो 4 × 12, 6 का भाग देंगे तो 0, तो इसलिए इसमें 2 और 3 आ जाएंगे। और कोई भी एलिमेंट को आप लगा के देख लीजिए, कभी 0 नहीं आ रहा, 0 उसी 0 के साथ ही आएगा और कोई एलिमेंट। तो ये तीनों हमारे क्या हो गए, जीरो डिवाइजर्स एलिमेंट हो गए। और इनको सेट को कैसे लिखते हैं, Z(D), जीरो डिवाइजर्स ऑफ Z6 = 2 3 4, इस तरह इनको लिखते हैं। जीरो डिवाइजर्स के सेट को ZD से लिखते हैं। अब देखिए, यदि एक अवयवीय एलिमेंट जीरो डिवाइजर है तो वह कभी यूनिट नहीं हो सकता। अब यूनिट क्या होता है, यूनिट वो 1 वाला यूनिट नहीं है, वो यूनिट ही है, डॉट के लिए यूनिट ही है। लेकिन हम इसको, यूनिट क्या होता है कि सेट के जिन अवयवों का गुणन प्रतिलोम, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है जितने भी एलिमेंट्स का, वो कहलाएंगे यूनिट। ठीक है, तो यूनिट और यूनिटी में हमेशा मतलब एक कन्फ्यूजन सा रहता है, तो उसको आज दूर कर लीजिए। यूनिटी का तो क्या होता है कि डॉट के लिए यूनिटी मतलब तत्समक अवयव, लेकिन यूनिट एलिमेंट का मतलब होता है कि सेट के वे अवयव जिनका गुणन प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो, उनको यूनिट एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यदि एक अवयव जीरो डिवाइजर है तो वह यूनिट नहीं हो सकता, और एक यूनिट एलिमेंट कभी जीरो डिवाइजर नहीं हो सकता, तो वो बात एक ही है। ठीक है, अब देखिए कि एक डिवीजन रिंग, एक डिवीजन रिंग बोलते हैं विभाग वाले को, तो ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि ये जो डिवीजन रिंग जो है, डिवीजन रिंग ये मतलब इस प्रकार की होती है कुछ। ठीक है, R/H टाइप की, जहाँ पे ये नॉर्मलाइजर नॉर्मल सेट होता है। ठीक है, तो ये बाद की बातें हैं, लेकिन अभी तो थ्योरी में आप देख लीजिए कि ये एक जो डिवीजन रिंग होती है कि कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं होते, क्योंकि जीरो डिवीजन रिंग में क्या होता है कि जो ईच एलिमेंट है वो यूनिट होता है। यूनिट का मतलब प्रत्येक, इसमें प्रत्येक अवयव का जो गुणन प्रतिलोम है, जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होता है, इसलिए इस जीरो डिवाइजर नहीं होता है। और एक फील्ड या क्षेत्र F(P) डॉट के कभी जीरो डिवाइजर्स नहीं होते, क्योंकि फील्ड कब होता है, जो F डॉट के साथ वह अबेलियन ग्रुप बनाए। तो अबेलियन ग्रुप बना रहा है डॉट के साथ, तो वो उसका हर एलिमेंट का प्रतिलोम अवयव, मतलब जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, वो एग्जिस्ट करेगा। जब एग्जिस्ट करेगा तो हमको पता है कि वो यूनिट या जीरो डिवाइजर हो ही नहीं सकता। प्रत्येक एलिमेंट का यूनिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो कोई भी एलिमेंट जीरो डिवाइजर नहीं होगा। अब देखिए कि यदि R प्लस डॉट के A, B दो जीरो डिवाइजर्स हैं, तब हम जीरो डिवाइजर्स के बारे में क्या अनुमान लगाएंगे या क्या देख के बोल सकते हैं। यदि A जीरो डिवाइजर्स है तो -A भी जीरो डिवाइजर होगा, और -A का मतलब क्या है, प्लस के लिए इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, देखिए रिंग में
प्लस के लिए अगर ए एलिमेंट है तो प्लस के इन्वर्स एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, माइनस ए से, ठीक है। और डॉट के लिए इन्वर्स को कैसे लिखते हैं, ए इन्वर्स से, ठीक है। ये लिखते हैं डॉट के लिए और ये लिखते हैं प्लस के लिए इन्वर्स एलिमेंट को। इनके इंडिकेशंस इस तरह होते हैं। डॉट के लिए तो इन्वर्स एलिमेंट ए का ऐसे लिखा जाएगा और प्लस के लिए इस तरह लिखा जाएगा। और एन ए भी जीरो डिवाइजर होता है यदि एन ए बिलोंग्स टू आर हो, ठीक है। ए जीरो डिवाइजर है तो एन ए भी जीरो डिवाइजर होगा और ए की पावर एन भी जीरो डिवाइजर होगा। अभी आपको यहाँ एन ए और ए एन में डिफरेंस मतलब कन्फ्यूजन होगा कि ये क्या है, तो इसको अभी हम बताएंगे आगे नीचे। ए की पावर एन भी जीरो डिवाइजर होता है। ए प्लस बी और ए डॉट बी का जीरो डिवाइजर होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसमें 3 कंडीशन में तो हो रहा है और 2 में मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब देखिए रिंग में एन ए का मतलब क्या होता है, एन ए का मतलब होता है कि आगे मल्टीप्लाई है तो इसको ए बार प्रथम संक्रिया के साथ, प्रथम संक्रिया जरूरी नहीं कि प्लस ही हो, अधिकतर में प्लस ही आती है, लेकिन जैसे जेड एन प्लस एन डॉट एन है तो उसमें हम एन कोई ए लगाएंगे तो यहाँ पे प्लस एन प्लस एन प्लस एन मतलब फर्स्ट संक्रिया लगा देंगे। ए की पावर एन का मतलब है डॉट वाली संक्रिया मतलब सेकंड ऑपरेशन। इस तरह आप याद रखना। अब देखिए यूनिट एलिमेंट की जो डेफिनेशन जो मैंने बताई थी उसको वापस बताते हैं। या यूनिट एलिमेंट को बोलते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव। यूनिटी अलग है, वो गुणन के लिए तत्समक है, लेकिन यूनिट एलिमेंट क्या होते हैं, वलय आर प्लस डॉट के वे अवयव जिनका गुणन प्रतिलोम विद्यमान हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे तो उसको बोलते हैं यूनिट एलिमेंट। अब रिंग में जितने भी अवयव हैं उनके यदि यूनिट एग्जिस्ट कर रहे हैं, जितने भी अवयव हैं और वो यूनिट एलिमेंट हैं तो उनका जो सेट ले लेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट सेट। यूनिट सेट किसको बोलेंगे, आर के उन अवयवों का समुच्चय जिनके गुणन प्रतिलोम उपस्थित हों, इसे यू आर से लिखते हैं, यूनिट ऑफ आर, ठीक है। अब देखिए जेड प्लस डॉट में यूनिट एलिमेंट्स कौन से हैं, जेड में किन किन एलिमेंट्स का गुणन प्रतिलोम उपस्थित है। देखिए अगर हम 2 का देखें तो गुणन प्रतिलोम क्या होगा 1/2, जबकि गुणन प्रतिलोम 1/2 तो जेड में आता ही नहीं है, जेड मतलब इंटीजर्स में आता नहीं है, तो इनका तो किसी का नहीं होगा। लेकिन 1 का हो जाएगा, 1 का क्या होगा 1/1 इज इक्वल टू 1, तो 1 का तो 1 ही खुद ही क्या होता है, इन्वर्स होता है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे ही कर रहा है तो वो हमारे यूनिट एलिमेंट्स के सेट में मतलब यूनिट सेट में आ जाएगा। वैसे ही -1 होता है, -1 का क्या होता है 1/-1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसलिए ये 1 और -1 दोनों यूनिट एलिमेंट्स में आ जाते हैं। इसको लिखते हैं यूजेड से। अब इसको आप UN वाले उसमें मत ले जाना, कहीं उसके जो GCD वाले निकालने लग जाए, नहीं, यहाँ पे U का मतलब है यूनिट सेट ऑफ Z। 2Z है में यूनिट एलिमेंट क्या होगा, यूनिट एलिमेंट कोई भी नहीं होगा, नो यूनिट एलिमेंट, तो इसका मतलब 5 U ऑफ 2Z। क्यों होगा, क्योंकि 2Z में क्या है कि 2Z में क्या है कि इसका तत्समक अवयव ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा डॉट के लिए। जब वही नहीं है तो इसमें डॉट के लिए तत्समक अवयव क्या होता है 1, जो 1 इसमें थोड़ी है। 2Z में तो 2 के मल्टीप्लायर आएंगे सारे, तो उसमें यूनिटी ही नहीं है, तो यूनिट एलिमेंट तो कहाँ से होंगे, ठीक है। प्लस Q प्लस डॉट में यूनिट एलिमेंट कौन से होंगे, हम केवल 0 को इसमें से हटा देंगे, बाकी सब के यूनिट एलिमेंट होंगे, क्योंकि 0 का यूनिट एलिमेंट क्या लगाएंगे आप 1/0 थोड़ी लगा देंगे, तो वो नहीं होगा, बस 0 का नहीं होगा, बाकी होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यूनिट ऑफ Q, परिमेय संख्याओं का यूनिट सेट। R प्लस डॉट में यूनिट एलिमेंट, वही R में से केवल 0 हटा देंगे, पूरा सेट बाकी हमारा यूनिट ऑफ R बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में से भी 0 हटा देंगे और वह हमारा पूरा यूनिट सेट बन जाएगा। MNR का मतलब होता है कि n क्रॉस n की सभी मैट्रिसेज, और मैट्रिसेज में एंट्री कहाँ से ली जाएंगी, रियल नंबर से, में यूनिट एलिमेंट कौन से होंगे। अब जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा जिन मैट्रिसेस का, उनको हम यूनिट एलिमेंट में यूनिट सेट में ले लेंगे। अब किनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, जिनका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, ठीक है।
तो इसमें यू अपॉन यू एम एन में क्या होगा, यूनिट ऑफ एम एन में जी एल एन आर, जी एल एन आर को क्या बोलते हैं, जनरल लीनियर सेट ऑफ जनरल लीनियर मैट्रिसेस। तो इसमें कौन सी मैट्रिसेस आती हैं, जिनका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है। तो वे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, जिनका सारणिक है वो जीरो नहीं हो, इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करते ही ये जो जी एल एन आर है इसका क्या बन जाएगा, यूनिट सेट बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्रम विनिमय वलय है। क्रम विनिमय वलय देखिए जेड, क्रम विनिमय प्लस पे कंडीशन नहीं देखेंगे, हम देखेंगे डॉट पे। डॉट पे कंडीशन देखेंगे कि जेड में डॉट के लिए क्रम विनिमय कम्यूट ये करता है, तो ये तो है ही। अब एम एन प्लस एन डॉट एन, एम एन में कौन सी मैट्रिसेज आएंगी, एन क्रॉस एन की। तो एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूट नहीं करता। हम किसी ए मैट्रिक्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करें और बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो डिफरेंट वैल्यूज़ हमें मिलती हैं, मतलब डिफरेंट जो सारणिक ही हमें मिलता है। और डी जो है आर एक्स, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ पॉलिनोमियल। तो रिंग ऑफ पॉलिनोमियल भी कम्यूट करती है। ये क्वार्टरनियन रिंग होती है Q8, वो कम्यूट नहीं करती है। अब एग्जाम्पल्स ऑफ रिंग देख लेते हैं। एग्जाम्पल रिंग के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, जेड प्लस डॉट, आर प्लस डॉट, आर प्लस डॉट, अच्छा दो बार लिख दिया ये, सी प्लस डॉट, मतलब एग्जिस्ट ऐसे होता है। आर प्लस डॉट को तो हमने देख ही रखा था, रिंग प्रूव कर रखा था, वैसे ही हम आर को भी प्रूव कर देंगे और वैसे ही हम सी को भी प्रूव कर देंगे। और रिंग प्रूव करने के लिए हम डॉट के लिए केवल दो प्रॉपर्टीज देखते हैं, समृद्धता और साहचर्यता, क्लोजर एंड एसोसिएटिव। तो वो हमें दिख रही है कि क्लोजर और एसोसिएटिव तो ये होते ही हैं। अब देख लीजिए सभी वर्ग अवयव एन क्रॉस एन अवयव, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स जितनी भी होती हैं एन क्रॉस एन अवयव कहाँ से लेंगे, जेड से, आर से या सी से लेंगे तो वो हमारी रिंग कहलाएंगी। ठीक है, अब जेड 6 + 6 क्रॉस 6 एक क्रम विनिमय तत्समकी तथा शून्य भाजक सहित वलय है। तो जैसे जेड एन प्लस एन डॉट एन बनेगा ना, वो रिंग हमेशा होगी। और उनमें कोई कंडीशन हम देखेंगे तो उनको हम कम्यूटेटिव रिंग भी कह सकते हैं, तत्समकी वलय भी कह सकते हैं, और रिंग विद जीरो डिवाइजर, मतलब वो कंडीशन चेक कर लेंगे उन पे तो आसानी से हम बता सकते हैं। अब कोई क्लोज इंटरवल है 0 1, उस पर कोई भी रियल फंक्शन डिफाइन है तो वो फंक्शन योग तथा गुणन के लिए क्रम विनिमय तत्समक होते हैं। जैसे इसको कैसे लिखेंगे, एफ प्लस डॉट, जहाँ एफ किस पे डिफाइन है, 0 1 पे और रियल फंक्शन। अब देखिए जेड आयोटा, इसको क्या बोलते हैं, गाउसियन इंटीजर्स बोलते हैं का सेट। गाउसियन इंटीजर्स का सेट कैसा होता है, ए प्लस आयोटा बी टाइप का होता है। ए और बी दोनों कहाँ से आते हैं, जेड से। वो भी प्लस और डॉट के साथ एक रिंग बनाते हैं, और जो रिंग बनाते हैं वो पूर्णांकीय प्रांत भी होता है और क्षेत्र नहीं होता है। ठीक है, पूर्णांकीय प्रांत होता है मतलब क्या पूर्णांकीय प्रांत की डेफिनेशन हमने क्या ली थी, इकाई सहित, शून्यवाचक रहित और क्रम विनिमय, मतलब रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर एंड कम्यूटेटिव। ठीक है, तो वो होगी। Q8 क्वार्टरनियन ग्रुप प्लस डॉट के साथ रिंग बनाता है। ठीक है, अब देखिए फील्ड, मतलब ये फील्ड की केवल डेफिनेशन हम यूज करेंगे ज़्यादा, क्योंकि 1-2 लाइन इसमें हैं, तो रिंग ही है तो रिंग ही अभी पढ़ेंगे, फील्ड को बाद में देखेंगे अभी। तो फील्ड एफ प्लस डॉट फील्ड कहलाता है यदि रिंग की ही प्रॉपर्टीज में कुछ और प्रॉपर्टी थोड़ी सी ऐड हो जाए तो वही फील्ड कहलाता है। तो क्या होगा कि एफ प्लस आबेली समूह हो, तो ये तो रिंग की प्रॉपर्टी है ही, और एफ -0 मतलब एफ में से 0 हटा दें तो उसका डॉट के लिए आबेली समूह बने। ठीक है, मतलब केवल 0 पे कंडीशन नहीं है, बाकी एफ पे पूरे को आबेली समूह बनाएगा। तो यदि एफ प्लस आबेली हो और एफ डॉट भी आबेली हो, सीधा आप तो ये याद रखें कि जैसे आर प्लस डॉट जो रिंग है वो फील्ड कहलाएगी, मतलब क्षेत्र कहलाएगी। कब, आर प्लस अबेलियन, आर डॉट अबेलियन और गुणन की प्लस पर बंटनता, बस। और ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बाकी हम देख लेंगे कि 0 का प्रतिलोम अवयव एग्जिस्ट नहीं करेगा डॉट के लिए, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करते हैं।
तो क्या है कि एफ प्लस आबेली हो, एफ डॉट आबेली हो और गुणन की योग पर बंटनता, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉट ऑन एडिशन। अर्थात एक रिंग आर प्लस डॉट फिल्ड होगी यदि वह इकाई सहित हो, मतलब इसमें से कंडीशन निकाल रहे हैं हम, इकाई सहित हो, क्रम विनिमय हो, साथ ही प्रत्येक अशून्य अवयव का प्रतिलोम उपस्थित हो। यहाँ से हम कह पा रहे हैं क्योंकि रिंग की प्रॉपर्टी, ये भी रिंग की प्रॉपर्टी है, ये भी रिंग की प्रॉपर्टी है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं तो ये प्रॉपर्टीज ऐड हुई हैं, तो इनको हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि एक रिंग आर प्लस डॉट फिल्ड होगी यदि इकाई सहित हो, मतलब रिंग विद यूनिटी हो, कम्यूटेटिव हो, साथ ही प्रत्येक अशून्य अवयव का प्रतिलोम उपस्थित कर रहा हो। जैसे जेड एन प्लस एन डॉट एन फील्ड होगा यदि और यदि एन प्राइम हो। इसको आप ध्यान देना, जो एन प्राइम होगा तो ये एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये इसको हम फील्ड कहते हैं। अगर एन प्राइम नहीं है तो हम जेड एन प्लस एन डॉट एन को फील्ड नहीं कहेंगे। जैसे जेड सिक्स प्लस सिक्स डॉट सिक्स को हम फील्ड नहीं कहेंगे, जबकि जेड टू प्लस टू डॉट टू को हम फील्ड कह देंगे क्योंकि टू क्या है, प्राइम है। अब आगे आता है विभाजन वलय या विषम क्षेत्र, डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड। अब स्क्यू फील्ड है तो इसमें कोई फील्ड की प्रॉपर्टीज़ पे कुछ मतलब कंडीशन आएगी, या विभाजन वलय है तो उसमें कुछ वलय की प्रॉपर्टीज में कुछ कमी या कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो देखिए कि आर प्लस डॉट स्क्यू फील्ड या डिवीजन रिंग होगी यदि आर इकाई सहित वलय हो, मतलब जो रिंग की प्रॉपर्टी है वो तो उसमें है ही पहले से ही, लेकिन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या ऐड हो रही है कि आर इकाई सहित वलय हो और आर में प्रत्येक अशून्य अवयव का प्रतिलोम का अस्तित्व हो। तो अब इसमें फील्ड की कौन सी प्रॉपर्टी घट गई, केवल एक जो है कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी घट गई, बाकी तो सब इसमें हो ही गया। तो अर्थात आर प्लस आबेली हो और आर माइनस जीरो डॉट केवल ग्रुप हो, आबेली ग्रुप नहीं हो, और गुणन की योग पर बंटनता तो होनी चाहिए, तो बस उसको हम कह देंगे स्क्यू फील्ड या विभाजन वलय या विषम क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें जो बस जो डॉट वाली प्रॉपर्टीज हैं उनको हम कुछ ऊपर कुछ नीचे करके, किसी को घटा के किसी को जोड़ के, हम जो अलग अलग टाइप के रिंग्स को डिफाइन कर रहे हैं। अब देखिए वलय की जो रिंग की प्रॉपर्टीज हैं कुछ, अब जैसे रिंग का सेंटर किसे कहेंगे, तो वलय का केंद्र या सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सभी स्वयं संयुग्मी अवयवों का समुच्चय रिंग का सेंटर कहलाता है। अब स्वयं संयुग्मी का अवयव होता है कि आर ए बराबर ए आर, तो स्वयं संयुग्मी का अगर अर्थ हम इससे डेफिनेशन थोड़ी सी अटपटी लग रही है तो केवल हम ये कह देंगे कि आर के अवयवों के साथ यदि कोई एलिमेंट है वो आर के सभी अवयवों के साथ कम्यूट कर रहा है तो उसको हम सेंटर में इंक्लूड कर लेंगे। तो क्या हो गया हमारा, आर के वे अवयव जो आर के प्रत्येक अवयव के साथ कम्यूट करेंगे उनको हम सेंटर में इंक्लूड करेंगे। और उसे कैसे लिखा जाता है, जेड से या सी से। सेंटर ऑफ जेड को जेड ऑफ आर से लिखा जाता है या सी ऑफ आर से भी हम लिख देंगे। तो उसमें कौन से अवयव आएंगे, आर के वो अवयव आएंगे जो आर ए बराबर ए आर हो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, मतलब आर के प्रत्येक अवयव के साथ जो कम्यूट करेगा कोई आर एलिमेंट एक आर के प्रत्येक अवयव के साथ कम्यूट कर जाएगा, उसको हम इस सेट में ले लेंगे। तो ठीक है, अब देखिए किसी अवयव का प्रसामान्यक या नॉर्मलाइजर, कि नॉर्मलाइजर किसको कहते हैं, आर प्लस डॉट के किसी अवयव ए का, क्योंकि किसी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर होता है, जबकि सेंटर किसका होता है, पूरी रिंग का होता है, और रिंग में से वो एलिमेंट्स लेंगे जो आर के प्रत्येक अवयव के साथ कम्यूट कर रहा होगा। लेकिन नॉर्मलाइजर में क्या होगा कि ए का नॉर्मलाइजर आर के उन अवयवों का समुच्चय है जो ए के साथ क्रम विनिमय करें। तो आप सेंटर और नॉर्मलाइजर में ये डिफरेंस क्लियर आपको दिखना चाहिए कि हम निकाल रहे हैं ए का नॉर्मलाइजर, तो एलिमेंट ए के साथ जो आर के एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स कम्यूट करेंगे उनको हम ले लेंगे, ए के साथ कम्यूट करने चाहिए उन अवयवों का समुच्चय जो ए के साथ क्रम विनिमय है। इसको लिखते हैं एन ए से, आर बिलोंग्स टू आर, ए आर इज इक्वल टू आर ए। अब जैसे मान लीजिए कि जेड प्लस डॉट है, जेड प्लस डॉट है, और इसमें हम नॉर्मलाइजर निकाल रहे हैं दो का, तो दो का नॉर्मलाइजर निकालेंगे तो सॉरी, जो दो है उसके साथ
कम्यूट कौन करेगा? जेड का प्रत्येक एलिमेंट इसके साथ कम्यूट करेगा। चाहे आप जेड में 2 इधर से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 2 इधर से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 2 में 5 इधर से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 5 इधर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी एलिमेंट कहीं से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कम्यूट करेगा। तो 2 का जो है नॉर्मलाइजर ऑफ 2 क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा जेड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नॉर्मलाइजर और सेंटर निकालते हैं। अब देखिए जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं रिंग की। A.0 जीरो क्या है? जीरो है प्लस की आइडेंटिटी। A.0 बराबर 0.A इज इक्वल टू 0, ठीक है। A.-B इज इक्वल टू माइनस A.B इज इक्वल टू माइनस A.B। यहाँ माइनस बी क्या दिखा रहा है? माइनस बी आपको कोई ऐसा माइनस नहीं है, ये माइनस है जो रिंग में जो बी एलिमेंट है उसका इन्वर्स एलिमेंट है ये। और कौन सा इन्वर्स? प्लस के लिए इन्वर्स, ठीक है। जबकि अगर बी का डॉट के लिए इन्वर्स लेंगे तो क्या आएगा? 1/b। इस तरह मतलब बी इन्वर्स से लिखेंगे उसको, इस तरह थोड़ा मतलब ध्यान रखना है इन चीज़ों का। -A.-B इज इक्वल टू A.B। वैसे तो ये कैलकुलेशन हमें मैथमेटिकली भी बिल्कुल एग्जैक्ट फिट बैठ रही है ये कि हाँ सही है, लेकिन इसका जो मीनिंग होगा वो मीनिंग आप अच्छी तरह समझें कि 2 अवयवों के प्लस के लिए इन्वर्स अवयवों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इस तरह आएगा, A.B ही आएगा। A.B माइनस सी क्या आएगा? A.B माइनस A.C। B माइनस C.A इज इक्वल टू B.A माइनस C.A। वलय ZP रिंग ZP प्लस P.P एक पूर्णांकीय प्रांत है यदि और केवल यदि P अभाज्य है। तो ये पहले भी बता दिया है, बाकी अब भी आप देख लेना कि ये वलय जो रिंग है ये इंटीग्रल डोमेन होगी। कब होगी? यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ ये P है जो प्राइम हो। ऐसे हम किसी Zn प्लस n डॉट n को इंटीग्रल डोमेन नहीं कहेंगे कि Zn प्लस n डॉट n इंटीग्रल डोमेन, नो। हमें ये देखना होगा कि जो नीचे जो सफिक्स में लगा हुआ है ये प्राइम होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए, तभी वो उसको हम पूर्णांकीय प्रांत कहेंगे। वलय R शून्य भाजक रहित होगी यदि और केवल यदि R में निरसन नियम लागू हो। R शून्य भाजक रहित होगी यदि और केवल यदि R में निरसन नियम लागू। अब जो निरसन नियम है, जो कैंसलेशन लॉ है, उसको हम कैसे देखेंगे वो भी मैं बताता हूँ आपको। कैंसलेशन लॉ का मतलब है कि डॉट के लिए हम किसी एक तरफ से किसी एक चीज़ मल्टीप्लाइड है, अगर एक तरफ से दोनों की, जैसे यहाँ A है यहाँ B है, ये इक्वल में है। अगर यहाँ से यहाँ इसमें डॉट में कोई C है, इसमें भी डॉट में कोई C है, तो ये आपस में कट जाएं, तो इसको बोलते हैं कैंसलेशन लॉ। बस वो कटते नहीं है, बाकी उनमें C इन्वर्स का मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपस में वो 1 बन जाते हैं और A से B प्राप्त हो जाता है। बाकी उसको कैंसलेशन लॉ इस तरह बोलते हैं। अब देखिए इकाई सहित क्रम विनिमय वलय। इकाई सहित का मतलब क्या हो गया? रिंग विद यूनिटी, मतलब उसमें 1 एग्जिस्ट कर रहा है, डॉट प्रोडक्ट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। क्रम विनिमय मतलब कम्यूटेटिव रिंग R पूर्णांकीय प्रांत होगी यदि और केवल यदि A इज नॉट इक्वल टू 0, AB बराबर AC मीन्स B बराबर C, ठीक है। तो इसमें भी निरसन नियम लग रहा है। निरसन नियम लग रहा है मतलब कैंसलेशन लॉ कैसे लग रहा है? देखिए आगे से इस तरफ से जो लेफ्ट हैंड से इसमें भी A है इसमें भी A है, तो A को हटा दिया ना, इसलिए इसको बोलते हैं कैंसलेशन लॉ। अब एक्चुअल में कैंसलेशन लॉ कटते नहीं है, वैसे वो उनको हम इस तरीके से, जैसे एक तरफ हैं तो इनका इन्वर्स लेफ्ट हैंड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। जैसे हम अप्लाई करेंगे तो A इन्वर्स A क्या हो जाएगा? 1, A इन्वर्स A 1, जैसे 1.1 1.B तो ये B बराबर B हो जाएगा। ये इसको C लिखेंगे यहाँ, ठीक है। तो 1.B इज इक्वल टू 1.C इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। तो यहाँ कैंसलेशन लॉ होल्ड हो रहा है। अब कैंसलेशन लॉ होल्ड होने का मतलब है कि देखिए जैसे ही हमने कैंसलेशन लॉ होल्ड किया तो हमने A इन्वर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो मतलब इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। जब इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है और A इन्वर्स A क्या निकाला हमने? 1, तो ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी भी होल्ड कर रही है। तो जब ये भी होल्ड कर रही है तो इसमें हम कह देंगे कि ये क्या है? पूर्णांकीय प्रांत है। अब देखिए, अर्थात निरसन नियम अप्लाई तो इन्वर्स एंड आइडेंटिटी फॉर डॉट एग्जिस्ट।
निरसन नियम कहीं भी अप्लाई हम कर रहे हैं और वो संतुष्ट हो रहा है तो हम सीधा कह देंगे कि इसके लिए इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा एंड आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी। शून्य के भाजकों से रहित परिमित क्रम विनिमय वलय एक क्षेत्र होता है। इस स्टेटमेंट को आप बड़े ही अच्छी तरह से याद रखें, क्योंकि देखिए शून्य के भाजकों से रहित है, शून्य के भाजकों से रहित है तो देखिए वलय आर शून्य के भाजक से रहित होगी यदि और केवल यदि आर में निरसन नियम लागू होगा। जैसे ही उसने बोल दिया कि जो शून्य के भाजकों से रहित है तो हमें पता है कि इसमें निरसन नियम लागू होगा, कैंसलेशन लॉ लागू होगा। परिमित क्रम विनिमय उसने दे ही दिया, तो अब क्षेत्र के लिए क्रम विनिमय तो होगा, क्षेत्र के लिए कौन सी प्रॉपर्टी बची, एक तो आइडेंटिटी की और एक इन्वर्स की। जैसे ही निरसन उसने शून्य के भाजकों से रहित दिया हमने पकड़ लिया कि निरसन नियम इसमें लागू होगा। जैसे ही कैंसलेशन लॉ लागू होगा तो इससे हमें पता है कि इसमें इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा और आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी। तो क्या हो गया, शून्य के भाजकों से रहित परिमित क्रम विनिमय वलय एक क्षेत्र होती है, मतलब फील्ड होती है। अब देखिए प्रत्येक परिमित पूर्णांकीय प्रांत एक क्षेत्र होता है। अब देखिए अब इसको कैसे देखेंगे, क्योंकि देखो पूर्णांकीय प्रांत है तो वो इकाई सहित होगा, शून्य भाजक रहित होगा और क्रम विनिमय होगा। पूर्णांकीय प्रांत है वह एक क्षेत्र होता है। क्यों होता है कि जैसे ही पूर्णांकीय प्रांत होगा तो हमारी डेफिनेशन से ही देखेंगे कि इकाई सहित होगा तो आइडेंटिटी इसकी एग्जिस्ट कर जाएगी, शून्य भाजक रहित होगा तो कैंसलेशन लॉ होल्ड होगा। जैसे ही कैंसलेशन लॉ होल्ड होगा तो हम कह देंगे इसका इन्वर्स एंड आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, जबकि आइडेंटिटी तो पहले ही दे दी, फिर भी हम कहेंगे कि इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। और पूर्णांकीय प्रांत है तो क्रम विनिमय भी है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी जिनकी रिंग में कमी पड़ रही थी वो पूरी की पूरी इस पूर्णांकीय प्रांत से हो जाएंगी। तो ये एक फील्ड कहलाएगा। मतलब प्रत्येक परिमित पूर्णांकीय प्रांत एक क्षेत्र होता है, शून्य के भाजकों से रहित परिमित क्रम विनिमय वलय एक क्षेत्र होता है, मतलब फील्ड होता है। अब देखिए अब आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट एंड अ रिंग, मतलब जो किसी अवयव का और किसी रिंग का अभिलक्षण क्या होता है। ठीक है कि आर प्लस डॉट एक रिंग है तब ए बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई ए का आर का कोई अवयव है उसका अभिलक्षण एक प्राकृत संख्या होता है, एक प्राकृत संख्या होता है। जो अभिलक्षण होता है वो एक प्राकृत संख्या होता है जहाँ पे क्या होता है एन ए इज इक्वल टू 0। और एन ए को हमने शुरू में डिफाइन किया था ना, क्या होता है ए प्लस ए कितने टाइम्स, एन टाइम्स। अगर उसको ऐड करें और वो 0 आ जाए तो हम बोल देंगे कि जो ए अवयव है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका अभिलक्षण एन है। ठीक है, और अब रिंग का अभिलक्षण पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे कि रिंग के प्रत्येक अवयव का अगर अभिलक्षण या कैरेक्टरिस्टिक एन आ रहा है तो उस रिंग का अभिलक्षण भी, रिंग का कैरेक्टरिस्टिक भी एन हो जाएगा। ठीक है, यदि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर एन ए इज इक्वल टू 0, आर के प्रत्येक अवयव के लिए एन ए बराबर 0 हो जाए, जहां 0 आइडेंटिटी ऑफ प्लस है, मतलब फर्स्ट ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी है, तो रिंग का कैरेक्टरिस्टिक अभिलक्षण एन हो जाएगा। ठीक है, और देखो यदि ऐसा एन उपस्थित ना हो तो कैरेक्टरिस्टिक 0। जैसे जेड आर सी इनमें क्या होता है, इनमें कोई ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अब एक है, इसका जेड का कोई भी एलिमेंट 2 लेंगे, 2 को +2 कितनी बारी कर लो 0 आ जाए तो कभी नहीं आएगा, इसलिए इसका 0 हो गया। आर है, आर में किसी भी एलिमेंट को आप जोड़ते जाइए देखें 0 आ जाए क्या, नहीं आएगा। सी है उसमें भी, मतलब तो ये क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक 0 होती है। एक फील्ड जिसका कैरेक्टरिस्टिक अशून्य है, मतलब जिसका कैरेक्टरिस्टिक 0 नहीं है, 0 के अलावा जो भी है, उसे मॉड्यूलर क्षेत्र या मॉड्यूलर फील्ड कहते हैं। कोई भी फील्ड है उसका कैरेक्टरिस्टिक अगर 0 के अलावा कुछ भी आ रहा है तो उसको क्या कह देंगे, मॉड्यूलर फील्ड कह देंगे। ठीक है, अब देखिए कि पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण जो इंटीग्रल डोमेन होता है हमारा, इंटीग्रल डोमेन का जो कैरेक्टरिस्टिक है या तो शून्य होता है या प्राइम होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए इंटीग्रल डोमेन हमने जेड एन प्लस एन डॉट एन क्या होगा, पूर्णांकीय प्रांत कब होगा, जब एन प्राइम हो। तो जेड पी प्लस पी डॉट पी, पी प्राइम का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है पी, जो कि एक पूर्णांकीय प्रांत है। और जेड प्लस
डॉट ये भी एक पूर्णांकीय प्रांत है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0। आर प्लस डॉट भी है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0। तो जो पूर्णांकीय प्रांत होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक या तो 0 होता है या p होता है। जेड आयोटा इज इक्वल टू जे, तो इसको क्या बोलते हैं, अच्छा देखना पड़ेगा, निकल जाता है देखना, गॉसियन गॉसियन सेट बोलते हैं इसको। तो जेड आयोटा, तो एम प्लस आयोटा एन, एम एन कहाँ से आते हैं जेड से, तो गाउसीय पूर्णांक, गाउसियन इंटीजर्स का जो सेट है, प्लस और डॉट के लिए एक रिंग होता है, साथ ही यह पूर्णांकीय प्रांत भी है, अतः कैरेक्टरिस्टिक 0। तो आज हम यहीं इसको क्लोज करते हैं। तो जो रिंग के बारे में जितनी प्रॉपर्टी थी वो आज हमने पढ़ ली है। अगली वीडियो में हम रिंग की एक पर्टिकुलर केस लेके उस पर स्टडी करेंगे। तो उसमें हम पढ़ेंगे गुणजावली या आइडियल बोलते हैं। आइडियल का एक अपना अलग एक चैप्टर टाइप में पूरा है, तो उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे और इसकी एक प्लेलिस्ट अलग से बना दी जाएगी, तो सारी वीडियोज़ एक साथ आपको मिल जाएंगी। थैंक्स, पढ़ते रहिए।